नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से। बता दें कि जम्मू कश्मीर वासियों को नई सौगात मिलने जा रही है, जिसमें कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में शनिवार से यात्री ट्रेन के जरिए कश्मीर तक जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कश्मीर जाने वाली ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन कटरा से कश्मीर तक चलेगी। इसके साथ ही 2 एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेंगी। इस ट्रैक पर फिलहाल केवल बनिहाल में स्टॉप बनाया गया है। जम्मू में रेलवे स्टेशन का पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेन श्रीनगर से जम्मू के बीच चलेगी। फिलहाल पहली ट्रेन सुबह 8:05 से कटरा से चलेगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया व गिरधारी लाल द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसमें उन्होंने 6 जून को प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नई सौगात मिलने जा रही है। आप सबको ज्ञात है, आपको जानकारी है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और एक बहुत देर से जिसका इंतजार हम सब लोगों को था, वो कश्मीर को जाने वाली ट्रेन वंदे भारत उस एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से देश की जनता को और हर प्रकार से किस प्रकार से हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर आगे ले चले, किस प्रकार से यहाँ पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो या और किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको इम्प्रूव करते हुए लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसका रेज करना, उसको इम्प्रूव करना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। देखिए, हमारी कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि पिछले 10-11 साल में और उससे पहले जो 60-70 साल यहाँ पर बीते, दोनों में कंपैरिजन कैसा रहा। जिस तरह से गिरधारी लाल रैना जी ने कहा कि टेररिज्म और टूरिज्म दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तो टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने इस भिखमंगे मुल्क को, इस नापाक मुल्क को 22 मिनट में इसकी औकात दिखा दी और हमने ये भी बता दिया अगर इस तरह का दुस्साहस अगर फिर से ये करेगा तो हम उससे के घर के अंदर जहां कहीं पर भी उन्होंने ये टेररिस्ट छुपा रखे हैं, चाहे वो आसिफ मुनीर के पीछे छुपे होंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ के पीछे, उनको उनके घर पे ही ठोकेंगे। इसीलिए टेररिज्म से हम टूरिज्म की ओर जब आते हुए और टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज है मित्रों। और कनेक्टिविटी के चलते हुए 10-11 सालों में जो पिछले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी में एक नई रिवॉल्यूशन आई है। और अगर मैं अपना भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भले वो लद्दाख का एरिया था जहां 25 से 30 साल मुझे हो गए जाते हुए, वहां पर मैंने देखा कि कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। लेकिन जेड मोर टनल अभी जो बनकर तैयार हुई, और अगर आप देखें तो कितना सारा समय वहां पर लोगों का बच रहा है और नियर अबाउट बाकी टनल्स भी तैयार हो चुकी हैं, जिसके अंदर जोजीला टनल भी अब थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगी। तो जो आपका लद्दाख जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान के साथ 12 महीने रहेगी। यही नहीं, जिसके लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि युग पुरुष जाने जाते हैं, पर्टिकुलरली इसीलिए जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नई तरह से तरक्की को, एक नया जो हमने मापदंड तय किए और उनके ऊपर लगता है खड़े उतरते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब भारतीय रेल जो है वो बहुत जल्दी श्रीनगर के साथ कनेक्ट होकर और हिंदुस्तान से कोई भी इंसान जब चाहे ट्रेन में बैठ के श्रीनगर पहुंच सकता है। हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की पहल। जम्मू में नशे के खिलाफ क्रिकेट टूर्नामेंट का जम्मू में एमए स्टेडियम में किया गया आयोजन। एंटी ड्रग्स प्रीमियर लीग 2025 आज जिसकी शुरुआत जो है एमएम स्टेडियम में की है। आज इस लीग की शुरुआत और एंटी ड्रग्स थीम को लेकर एक बहुत अच्छा कदम इस संस्था द्वारा, भान साहब द्वारा जो है उठाया गया है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा ये लगा कि आज लगभग सारे विधायक जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, सभी के सभी इस एंटी ड्रग थीम में मेरे साथ हैं। हमारे डॉक्टर मनियाल साहब, विक्रम रंधावा जी, अरविंद गुप्ता जी, युद्धवीर सेठी जी, सुरेंद्र भगत जी, गारूराम भगत जी, इन सभी विधायकों के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो सीमा पर तो हमारे सैनिकों का मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते। प्रॉक्सी वार के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से वो हमारे इस प्रदेश का वातावरण खराब करते हैं। ऐसे समय में
हमारी इस नौजवान पीढ़ी के लिए यही एक मैसेज है कि उनको इस थीम से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जो भी प्लेयर्स, आज जितने भी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, मैंने उन सब से प्रार्थना की है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करें कि वो ड्रग्स के बिल्कुल साथ ना रहें, ड्रग्स को छोड़ें। अगर वो उसमें शामिल है, उसमें अगर वो लेते हैं तो छोड़ें, और जो लोग बच्चे नहीं लेते उनको हम लोग प्रेरणा दें ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हमारी इस नौजवान पीढ़ी के कंधों के ऊपर देश का भार है। 65% हमारी देश की आबादी जो है नौजवान है, और ऐसे समय में नौजवान पीढ़ी को इस देश की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि भान साहब और उनकी पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है, और इस प्रयास में हम लोग भी शामिल हैं। मुझे अच्छा लगा कि आज सभी हमारे स्थानीय विधायक मेरे साथ इस मैच के शुभारंभ में थे। 14 टीमें जिसमें भाग ले रही हैं। मेरा मानना है कि उन सब टीमों को एक स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय देना है, और उनके माध्यम से एंटी ड्रग जो हमारी ड्राइव है अपने अपने क्षेत्रों में जाएगी। नाम अनिल कुमार बान है। ये हमने एक एंटी ड्रग्स प्रीमियर लीग, ये हमने एक ड्रग्स के अगेंस्ट एक मुहिम शुरू की है, छोटा सा इनिशिएटिव लिया है क्रिकेट के थ्रू, जो कि हमारे युवा हैं, बड़े हैं। आज आप देखिए पूरा देश, भारतवर्ष इस दीमक की वजह से खोखला होता जा रहा है। जो ड्रग्स दीमक की तरह हमें खाता जा रहा है, बच्चों की लत लग रही है ड्रग्स की तरफ। तो इसलिए हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि बच्चों का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाए, जिसमें हमारी जम्मू की 14 टीमों ने सहयोग लिया है। जो 14 टीमें खेल रही हैं, इसमें 200 से ज़्यादा प्लेयर हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे युवाओं को कि वो ड्रग्स को छोड़ दे, जिससे ज़िंदगी ख़राब होती है, और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे। अगर भारत खेलेगा तो भारत जीतेगा, और भारत का नाम ऊंचा होगा, और हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। ये हमारा मैसेज है। हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी जो हमारी एक संस्था है, वो उसने ये इनिशिएटिव लिया है। तो हमारी टीम है 150 से 200 हमारे जो मेंबर्स हैं वॉलंटियरली काम करते हैं इसमें। जो हमने कोविड के टाइम पे शुरू की थी, 4 बंदे हम जुड़े थे इसमें, और आज 200 का ग्रुप ये बन चुका है, और ये इन फ्यूचर हज़ारों में भी जा सकता है। और ये मैसेज हम एक बारी शुरू कर दिया, अब ये हर साल में 2 बारी हम लोग ये लीग करवाएंगे, एंटी ड्रग्स प्रीमियर लीग, जिससे हम यही मैसेज देना चाहते हैं हर एक युवा को, हर एक उन पेरेंट्स को, कि बच्चों को इस लत से दूर रखें। जम्मू कश्मीर में ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मैं अमित मेहरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी डिपार्टमेंट। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए, और आपको बुलाने का जो मकसद था वो यही था कि 3 मुद्दे हैं हमारे जिनके ऊपर आज हमने बात की थी। पहला मुद्दा जो है वो है डीओपीटी गाइडलाइंस का। डीओपीटी गाइडलाइंस 2020 में जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको असली जामा नहीं पहुंचाया गया। एनसीबीसी के जो चेयरमैन हैं वो लास्ट जुलाई महीने में श्रीनगर आए थे, तब हमारी तरफ से एक ज्ञापन उनको गया था कि डीओपीटी गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि सी और डी कैटेगरी के जो ओबीसी के लोग हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनको बेनिफिट मिले। क्योंकि जो भी सी और डी के कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो क्रीमी लेयर को पार भी कर देते हैं तो भी उनको जो है डीओपीटी गाइडलाइंस के अंतर्गत लाभ, ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ मिलता है। तो वो गाइडलाइन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मुद्दा था वो था डोर टू डोर कास्ट सर्वे का, जो कि 243 D6 और T6, जिसके लिए कांग्रेस ने काफ़ी जद्दोजहद की, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने भी इसमें जद्दोजहद की, जिसका परिणाम ये निकला कि 243 D6 और T6 जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद सरकार ने ऑर्डर निकाला कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए अंडर द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो भी डेटा दिया है वो फ्रॉड डेटा है, क्योंकि कोई भी डोर टू डोर कैंपेन ना श्रीनगर में हुई है ना ही जम्मू में हुई। तो लिहाजा इसके लिए हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे की सीएम साहब से मांग करते हैं। आपके जरिए हम लोग ये बात उनके तक पहुंचाना चाहेंगे कि डोर टू डोर सर्वे जो हो वो उसके बाद ही 243 D6 और T6 को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। और तीसरा जो मुख्य मुद्दा था
इसमें जो सर्टिफिकेट्स जो जम्मू और श्रीनगर में जो बहुत डिले हो रहा है, जो एक प्रिस्क्राइब टाइमलाइन जो दी गई है वो टाइमलाइन पे अभी ये पूरा नहीं उतर पा रहा है। तो हमारा आपकी तरफ से सीएम साहब को ये संदेश है कि काइंडली इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को देखे और जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इस बार भी CUT के जो एग्ज़ाम हुए हैं लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई थी लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो टाइमली नहीं बन पाए, जिसके कारण लोगों में काफ़ी रोष है। इवन श्रीनगर में तो इतनी बुरी हालत है कि 40-50 दिन हो रहे हैं लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो रवैया है तहसीलदार का, जब वहाँ के जो प्रिस्क्राइब जो वहाँ के पटवारी हैं उनका वो सही नहीं है। तो हमारा आपकी तरफ से आपके माध्यम से जो एक रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप हमारी बात को आगे रखें। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में महाराजा हरि सिंह पार्क में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, लोगों में लाई गई जागरूकता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने एक ह्यूमन चेन के थ्रू गुज्जर नगर ब्रिज पे मैसेज दिया कि कैसे हम लोग अपने एरियाज़ में, तवी में, बाकी जो नदी नाले हैं उनमें कूड़ा ना फेंकें। और इसके साथ साथ यहाँ पे हरि सिंह पार्क में एक इवेंट हुआ जिसमें कि हमने ट्री टॉक को भी सुना, साथ साथ हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए थे उन लोगों को भी सुना। काफ़ी सारे बच्चे थे, उनके साथ हमने प्लांटेशन किया है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने सफाई साथियों के रोल को भी समझना चाहिए, जिनके बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। और ऑल्दो ये सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं होता, हर दिन हमने कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना है। उसी पहल में माय जम्मू ग्रीन जम्मू इनिशिएटिव को हम आज के दिन लॉन्च करते हैं, जिसमें कि हम लोग 60,000 पेड़ लगाने वाले हैं पूरे जम्मू शहर के अंदर। और क्योंकि अब मॉनसून थोड़ा पहले आ गया है तो इस इनिशिएटिव की हमने शुरुआत की है। इसका एक यूनिक पार्ट रहेगा कि काफ़ी सारे पेड़ों में 10,000 से ज़्यादा पेड़ों में हम लोग QR कोड्स लगाएंगे, जिनको कि लोग टैग करके अपने नाम के साथ उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। आप एक प्लांट अडॉप्ट करें अपनी माँ के नाम, ताकि वो पेड़ आप आगे बचा के रखें। और इस तरह से अगर हज़ारों प्लांट्स अडॉप्ट हो जाएंगे तो हज़ारों प्लांट्स बड़े हो जाएंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में एनवायरमेंटलिस्ट शशि प्रभार ने किए अपने विचार साझा। क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से एनवायरनमेंट डे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इसको वर्ल्ड वाइड जो है इसकी अवेयरनेस आज के दिन की जा रही है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि 5 जून को दुनिया भर में हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाते हैं। और इसके साथ एक बहुत ख़ास मैसेज है कि क्यों हमें दुनिया भर में आज एक ऐसे दिन के साथ सबको आके जुड़ना है जहां हम अपने पर्यावरण के संरक्षण की बात करेंगे। आप जानते होंगे कि और हम इस धरती पे रहते इसीलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने यहाँ एक इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह का नेचर ने क्रिएट की है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ इंसान के जीवन के लिए। तो कुदरत ने तो बहुत खूबसूरती से इस माहौल को बनाया, लेकिन इंसान ने अपनी लालसा और अपनी जो उसकी इच्छाएं थी वो इतनी बढ़ती गई कि कुदरत के बनाए हुए उस संतुलन को हमने अपनी ही गलत जो हमारे तरीके थे रहन सहन के, उसकी वजह से हमने इसको बिगाड़ दिया। अब इस बिगड़े हुए जो प्रकृति का संतुलन था उसकी वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को होते हुए हम देख रहे हैं। हम सब महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। तो जब हम पर्यावरण के संरक्षण की बात नहीं करेंगे और एक ऐसे खास विषय के साथ पूरा ग्लोबल कम्युनिटी इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक हम पर्यावरण के संरक्षण के जो भी प्रयास होंगे उसको एक साथ आगे लेके जाने में सफल नहीं रहेंगे। और जहाँ तक जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं तो ये एक ऐसा दिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से तय किया गया, जिसमें कि इस बात को ग्लोबली समझा गया कि जब हम नेचर की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो ये किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र या किसी एक समाज के साथ जुड़ा नहीं है। यहाँ पे हम सबको, हम दुनिया के किसी भी हिस्से का में रहते हों, किसी भी रीजन के साथ हमारा एफिलिएशन हो, हमें वो सब चीज़ों को पीछे करके ग्लोबल कम्युनिटी को बेहतर तरीके के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए देनी होगी। हर साल का अलग थीम रहता है, इस साल का क्या कुछ थीम है, कैसे हम अपनी
प्रकृति को, अपनी धरती को बचा सकते हैं? बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से हर बार इस एक खास दिन को हम किसी थीम के साथ जोड़ते हैं और उसका मकसद यही होता है कि पर्यावरण के साथ जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पे गहराई के साथ परिचर्चा हो, बातचीत हो और उन सारी गतिविधियों से हम जुड़ पाएँ। जहाँ तक 2025 में पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने की बात है, तो मैं ये बताती चलूँ कि इस बार का जो थीम है उसमें हमें प्रमोट करना है वो सारे इनिशिएटिव जहाँ पे हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ। आप जानती होंगी कि 2022 में दुनिया के सारे देश एक ऐसी संधि के लिए इकट्ठा हुए, एक ऐसी ग्लोबल ट्रीटी के लिए इकट्ठा हुए जहाँ दुनिया भर के सब देशों ने इस बात में अपनी सहमति जताई कि उन सबको मिलकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी ओर से जो भी कदम है उनको सुनिश्चित करना होगा। और इस बार हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं और एक बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक हमारे सामने है जिसकी वजह से पर्यावरण के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करना इस बार के थीम का बहुत बड़ा मकसद है। और एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक ये स्टडी सामने आई कि दुनिया भर में करीबन 11,000 मिलियन टन जो है प्लास्टिक लीकेज जो है वो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे वाटर बॉडीज़ में हो रही है। आप यकीन माने जब इतना ज़्यादा प्लास्टिक लीकेज हमारे इकोसिस्टम में होगा या हमारे वाटर बॉडीज़ में होगा, उसका प्रभाव जो है वो हमारी कृषि पे होगा, उसका प्रभाव हमारी आगे पीछे की सराउंडिंग्स पे होगा और मुझे लगता है कि उसी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी होगा। तो ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें प्लास्टिक जैसी जो एक मटीरियल है इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, ये बदलाव जो है वो इसी तरह की परिचर्चाओं से हम सब तक ये एक संदेश जाएगा कि हमें कैसे अपनी दिनचर्या में, अपने व्यक्तिगत जो हमारे तौर तरीके हैं उसमें बदलाव करके प्लास्टिक जैसी एक जो मटेरियल जो हमारे घरों में, मुझे लगता है कि यही विकल्प रह गया। हम अपने घरों में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो किचन से लेकर अपने बाकी सब चीज़ों की तरफ जाए, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है ये ऑप्शन है जहाँ पे हम प्लास्टिक के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ एक बात भी और भी कहना चाहूँगी कि आपको पता होगा कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को डिस्कशन होती है या किसी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे कंजर्वेशन की बात होती है या मैनेजमेंट की बात होती है, तो हम बार बार ये बात करते थे कि हमें 3 R पे बहुत फोकस करना है। हमें 3 R पे फोकस करना है। मतलब ये हुआ कि हमें अपनी धरती को, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को रीयूज़ करना होगा, उसे रिसाइकिल करना होगा और उसे रिड्यूस करना होगा। लेकिन जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात है, एक और परिप्रेक्ष्य जिसमें हम 2025 में 5 जून को जब ये पर्यावरण दिवस जैसे एक खास दिन के साथ दुनिया भर का हर समाज, हर देश इसके साथ जुड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए भी कहती चलूँ कि इस बार जो 2025 जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस पूरे वर्ल्ड लेवल के इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो कोरिया दुनिया का वो देश है जिसने अपने स्तर पर, अपने लेवल पर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें कि उन्होंने अपने वाटर रिसोर्सेज को बहुत बेहतरीन तरीके से कंजर्वेशन की तरफ प्रयास किया, वहाँ के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया, वहाँ पे जो नॉइस पोल्यूशन था उसके लिए जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें इनिशिएटिव थे, वो कलेक्टिव इतना अच्छा रिजल्ट आया कि दुनिया भर के लिए वो एक ऐसा उदाहरण बना, एक ऐसी मिसाल बना कि वो हम सब के लिए वो दिशा दे सकता है वो देश रिपब्लिक ऑफ कोरिया कि कैसे हम सबको मिलकर इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने हैं, कैसे कम्युनिटी और कलेक्टिव एंगेजमेंट के साथ हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना है, सुनिश्चित करना है, ताकि आज हम इस धरती में अपने जीवन को आनंदित होकर जी सकें और आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन माहौल, एक बेहतरीन आबो हवा दे सकें। कि बिल्कुल आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सोच विचार करके ही आज से ही इसकी संरक्षण
संरक्षण करने की ज़रूरत है। और केवल ये सिर्फ डिपार्टमेंट का या हम कहेंगे सरकार का काम नहीं, इसके लिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर आगे आना होगा। तो क्या कुछ कदम जो है आखिर में हमें बताना चाहेंगे, हमें उठाने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3 आर के बारे में तो हम बार बार बात करते थे, वो तो रिसोर्सेज को रिसाइकिल करना है और रिड्यूस करना है। लेकिन अभी हमें अपनी उस पहल को 3 आर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमें कुछ और आर उसके अंदर जोड़ने होंगे, जिसमें कि हमें अभी रीथिंक करना है, हमें उसको रिविजिट करना है। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि कैसे करना होगा, वो 3 आर के साथ साथ एक रीथिंकिंग वाली अप्रोच, हम दोबारा से सोचें कहाँ हमारे अपने व्यवहारों में वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम अपने व्यवहार में जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसे कम कैसे कर सकें, कैसे हम उन चीज़ों की तरफ रिविजिट करें ताकि दोबारा उसका एक एनालिसिस हमारे लेवल पे हो। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम बहुत बड़े परिवर्तन की बात करते हैं तो वो परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, इस सालों में नहीं होता। मुझे लगता है कि उसमें छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कोशिशें वो बहुत बड़े परिवर्तन को लाने में सफल होती है। और जब हम प्लास्टिक को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं 2025 के थीम के मुताबिक, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये शुरुआत व्यक्तिगत तौर पर हम सब से होगी। जब हम सब इसमें अपना अपना योगदान देंगे कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे हम सब की तरफ से किया गया प्रयास एक बड़ी सफलता की तरफ हमको लेके चलेगा और हम अपने पर्यावरण को बेहतरीन तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे, आज के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। पहलगाम घटना के बाद सोनमर्ग में फिर लौटी रौनक। हाल ही में पहलगाम में हुई दुखद आतंकी घटना के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि कश्मीर घाटी में पर्यटन प्रभावित हो सकता है, लेकिन इन आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए सोनमर्ग की वादियों में एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल लौट आई है। देश और विदेश से आए पर्यटक यहाँ सुरक्षा, सुकून और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी का अनुभव कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और विदेशों से आए अन्य पर्यटकों ने भी इस भावना को साझा किया और बताया कि सोनमर्ग की शांत और सुरक्षित माहौल ने इन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया है। पहलगाम की घटना के बाद सोनमर्ग के स्थानीय निवासी, होटल संचालक, गाइड और व्यापारी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए आगे आए हैं। सभी ने एकजुट होकर शांति और मेहमान नवाजी का संदेश फैलाने का संकल्प लिया है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सहनशीलता और सकारात्मक सोच की सराहना की है। हालांकि कुछ घटनाएं चिंता का विषय हैं, लेकिन सोनमर्ग आज भी उम्मीद, मेहमान नवाजी और शांति का प्रतीक बना हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद है। अच्छा लग रहा है, लाइक पैराडाइज ऑफ अर्थ, तो जन्नत लग रहा है यहाँ पे आके। सो वी एंजॉय इट। हम इससे पहले पहलगाम भी जाके आए, फर्स्ट हमारा वहीं पे था विजिट, सो वहाँ पे भी हमको ऐसा कोई फील नहीं हुआ, कोई डर। हाँ, जब आने से पहले सब बोल रहे थे कि मत जाओ, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, थोड़ा रिस्की है, बट यहाँ के ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। यहाँ एडजस्ट हो गए, लोग भी बहुत अच्छे हैं और सब। हाँ, थोड़ी कुछ जगह बंद है, सो वो अपील करेंगे कि अभी आ रहे हैं तो इसके लिए हमारे लिए खोले, तो हम भी यहाँ पे आके पूरा जितना भी है सब जगह हम जाए और एंजॉय कर सकें। जो बंद है तो थोड़ा हमको लॉस लग रहा है कि लाइफ में बार बार तो यहाँ आना होता नहीं है, सो वो सी जैसे बंद है। वहाँ पे कल पहलगाम गए तो और बेताब वैली ये सब बंद है, तो लाइक फील हो रहा है कि ओपन होना चाहिए। यूँ आप लोग आइए और माहौल यहाँ का अच्छा है और बेझिझक आइए, बेफिक्र आइए यहाँ पे और एंजॉय करिए। अब्बास अली मेरा नाम है। आई एम फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान। कश्मीर में हम यहाँ पर आए हैं, जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, माहौल भी सेफ है और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि आप ज़रूर जम्मू कश्मीर आइए। पैराडाइज ऑफ अर्थ है, जन्नत है एक, यहाँ आना ही चाहिए एक बार लाइफ के अंदर, एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। और आप आइए, सेफ है यहाँ पर, माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस यही अपील करूंगा कि आप जरूर यहाँ आइए, कोई खतरा नहीं है। मेरे को तो जरा भी डर नहीं लगा है, हम बोल होके यहाँ पर आए। जरूर एक थोड़ा सा माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था, आने से पहले क्रिएट माहौल हो गया था कि पहलगाम में अटैक हुआ है कि जाए ना जाए, लेकिन यहाँ आए और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे मैं यही अपील करूंगा कि आप जरूर आइए, लोग आपका यहाँ बाय फैला इंतजार कर रहे हैं। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।